नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और बीजेपी उत्तराखंड में देहरादून में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था। इस बैठक के लिए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, कलराज मिश्र और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। यह बैठक 2024 लोकसभा चुनाव के मध्य नजर रखी गई थी, यानी कि 2024 में किस तरीके की रणनीति बनानी है, इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। इस बार का लक्ष्य जो है, भारतीय जनता पार्टी ने 75% वोटर यानी कि वोट अधिक पाने का रखा है। 2014 की अगर बात करें, 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर रहा है और आगे भी यही सिलसिला जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव का भाजपा ने शंखनाद कर दिया है और भाजपा की हाई लेवल की देहरादून में हुई बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के मिशन की रणनीति पर कई घंटों तक विचार, मंथन और चर्चा हुई है। बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और मुकाबले इस बार अधिक से अधिक मतों के साथ में सीट को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। दुष्यंत गौतम का कहना है कि जिन सीटों पर भाजपा को पिछले चुनाव में कम मत मिले थे, वहां किस तरह से मतों को बढ़ाया जाए, इस बात पर विचार विमर्श किया गया है, मंथन किया गया है, चर्चा हुई है और अलग अलग क्षेत्र में जनसभाएं, रैली और सम्मेलन का आयोजन किया जाए। युवा मतदाताओं से भाजपा संवाद स्थापित करेगी और इसके साथ ही पन्ना प्रमुख की भूमिका पर भी विचार मंथन किया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान जहां पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, उन क्षेत्रों में भाजपा अपनी रणनीति बनाने जा रही है ताकि अधिक से अधिक वोट हासिल कर सके। भाजपा 5 लाख वोटों के साथ में प्रत्याशी को जिताने का लक्ष्य रखा गया है। तो बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है और कल जो अहम बैठक हुई है देहरादून में, इसमें तमाम भाजपा के दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। देखिए, 2014 से लेकर अब तक भाजपा 5 सीटों पर काबिज है उत्तराखंड में और इसके साथ अब अगला लक्ष्य क्या है? काबिज तो इनको होना है 5 सीटों पर, लेकिन वोट प्रतिशत भी इनको 75% से अधिक चाहिए पर सीट पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा इस चीज को भुना पाएगी, क्या जनता को लुभा पाएगी। और इसके साथ ही दुष्यंत गौतम का देखिए यहां पर क्या कहना है। दुष्यंत गौतम ने साफ कर दिया है, विधानसभा चुनाव में जहां पर भाजपा को हार मिली है, कम वोट मिला है, वहां पर भी देखने को होगा कि आखिर हार की वजह क्या, कम वोट मिलने की वजह क्या है। वहां पर भी जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके लिए तमाम रैलियां निकाली जाएंगी, जनसभाएं की जाएंगी। जो युवा मतदाता है उनसे संवाद स्थापित करेंगे भाजपा के नेता। तो इस तरीके से प्लान तैयार किया गया है। अब आज जो चर्चा हम करेंगे उसमें भाजपा का प्लान क्या है, कांग्रेस का प्लान क्या है और कांग्रेस इस बार क्या इन सीटों पर काबिज हो पाएगी और क्या बीजेपी, एक सवाल यह भी है कि बीजेपी क्या उत्तराखंड में इस बार हैट्रिक मारने के प्लान में है और या फिर इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडी गठबंधन, क्या भाजपा के इस प्लान को धराशाही करेगा और धराशाही अगर करेगा तो कांग्रेस के पास वो कौन सा प्लान है जिससे वो भाजपा के इस प्लान को धराशाही करेगा। देखिए, एक तरफ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, राम भगवान विराजमान होंगे और यह भी मुद्दा कहीं ना कहीं उत्तराखंड में छाया हुआ है और हो सकता है कहीं ना कहीं यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो। अब ऐसे में कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मनीष कर्णवाल जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। और इसके साथ संजीव वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में आप ही से संजीव जी करता हूं। संजीव जी, जिस तरीके से कल बैठक हुई है देहरादून में और प्लान तैयार किया गया है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, देखिए प्लान इस बार इस तरीके का है आपका, जो हमें अभी जानकारी मिल पा रही है कि
पांचों सीटों पर काबिज तो होना है, लेकिन वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ाना है। आगे और क्या कुछ रणनीति है आपकी पार्टी की? आशीष जी, देखिए, पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 65% मत प्राप्त हुआ था। इस बार हमारा लक्ष्य है उसको 10% और बढ़ाकर 75% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्राप्त करने का है। उसके लिए तमाम तरीके की तैयारियां बहुत जोर शोर से पार्टी कर रही है। विभिन्न जितने भी हमारे मोर्चे हैं, चाहे युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, SC/ST मोर्चा है, तमाम मोर्चे पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं, पूरी तैयारी के साथ लगे हैं। तमाम वर्गों में भारतीय जनता पार्टी की जो पैठ है उसको और ज्यादा हम लोग कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में एक बड़ा मिथक था कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, उस मिथक को भी तोड़ते हुए जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो लगातार विजन 2025 की और लगातार कदम ताल कर रहे हैं और जन विश्वास के साथ हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार जो भी है, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे मातृशक्ति को उनके उच्चीकरण की, उनके आर्थिक स्थिति को, आर्थिक समृद्धि को और अधिक सुदृढ़ करने की बात करें, तमाम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम लोग बहुत बेहतरी के साथ काम कर रहे हैं। और आप ये देखिएगा, जो ये हमारा 2024 का चुनाव है जी, इस 2024 में हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक विधानसभा को लगभग 5 लाख मतों से हमने जीतना है। प्रत्येक विधानसभा में 5 लाख हम अतिरिक्त मत प्राप्त ठीक है, यानी कि आप हैट्रिक मारने वाले हैं इस बार भी। ठीक है, ठीक है, मैं मनीष कर्णवाल के पास पहुंचूंगा। मनीष जी, देखिए, ये लोग तो कह रहे हैं कि हम हैट्रिक मारने वाले हैं और 65% वोट प्रतिशत पिछली बार रहा, अब की बार इनका 75% है। इस लेवल को सोच कर ये आगे बढ़ रहे हैं। आपकी क्या कुछ तैयारी है इनकी हैट्रिक रोकने के लिए? आपके पास क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से 10 साल इको हो रही है बहुत ज्यादा। इको मैं सही करवा रहा हूं सर, आप अपनी बात रखिए। हेलो जी मनीष जी, बात रखिए, आप अपनी इको सही कराई जा रही है। आवाज जी आ रही है आपकी आवाज। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है। 3rd टाइम चाहिए अब की बार। हाँ। परंतु जो जनता के बीच में सवाल है, जैसा आज बिल्किस बानो पे एक फैसला आया, क्या कभी अंकिता भंडारी को भी न्याय मिल पाएगा? क्या 2016 में जो नोटबंदी की थी भारतीय जनता पार्टी, उसके नाम पे वोट मांगेगी, या भारतीय जनता पार्टी जो ये GST लागू किया था उसके नाम पे वोट मांगेगी, जो पलायन अब तक नहीं रोक पाए उसके नाम पे वोट मांगेगी, महंगाई के नाम पे वोट मांगेगी, किस नाम पे वोट मांगेगी? जनता ने पहले टर्म में आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि इनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए। जो 2019 का चुनाव था वो निश्चित रूप से एक अलग उसमें लड़ा गया था, जिसमें पुलवामा की घटना भी थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम वोटर से ये कह के वोट मांगा था कि क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पे आप हमको वोट देंगे? निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड राज्य जो है वो सैनिक बहुल्य राज्य है, तो यहाँ के लोगों को उस भावनाओं में बह गए थे। दूसरी तरफ अब युवा जिस रफ्तार से बेरोजगार हो रहे हैं, हिंदुस्तान के टॉप 1-2 प्रदेशों में हम लोग बेरोजगारी में, तो इन सब को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये 65% को कब 35% पे आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हमारी तैयारियां जो है वो निश्चित रूप से बहुत तेजी के साथ और सुदृढ़ रूप से चल रही हैं। हम जनता के मुद्दे जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय हमारे हरीश रावत जी ने बेरोजगारी को लेकर पक्ष में आवाज उठाई है। इन सब सवालों का जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार है इनकी, डबल इंजन का फायदा इस प्रदेश को क्या मिल रहा है उनको बताना पड़ेगा। और हम तो चारों तरफ देख रहे हैं। अच्छा मनीष जी, जितनी मजबूती के साथ ये लोग जनता के पास जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, जनता को अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, एक करके भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, क्या विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दे को उतनी तेजी से, उतनी प्रखरता से रख पा रहा है जनता के बीच में? निश्चित रूप से हम लोग जो काम कर रहे हैं, अगर मीडिया हमारा साथ दे, जो हमेशा से होता है कि मीडिया जो है वो विपक्ष का साथी होता है, परंतु आज की डेट में विपक्ष हमारा साथी
मीडिया हमारा साथी नहीं रह गया है, इसलिए हमारी आवाज उस तरह से गूंजती भी नहीं दिखाई दे रही है। पर जनता के बीच में इस बताइए मनीष जी, कैसे मीडिया साथ दे? आप बोल रहे हैं आपको बोलने की पूरी आजादी मिल रही है हमारे चैनल पर, और बताइए कैसे आपको आजादी चाहिए? आप मुझे बोलने की आजादी दे रहे हैं, परंतु आप भी जानते हैं मुख्य धारा के अधिकतर चैनल केवल गुणगान में लगे रहते हैं, वो जनता के सवालों को लेते ही नहीं। अच्छा, जब चैनल नहीं थे तब पार्टियां नहीं जीतती थी क्या? जब चैनल नहीं थे तब पार्टियां नहीं जीतती थी क्या? आपका तंत्र कमजोर है क्या? अगर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना होती तो निश्चित रूप से 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई थी, परंतु अब संसाधन इतने बढ़ गए हैं, उन सब में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। दर्शक हंस रहे होंगे, ये गलत बात है। आप मीडिया को दोष दे रहे हैं। अपनी हार का ठीकरा आप मीडिया पे फोड़ेंगे? अपनी हार का ठीकरा आप मीडिया पे फोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम हार का ठीकरा नहीं फोड़ रहे, हम आपसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि जिस तरह से मैं किसी का सहयोग नहीं कर सकता हूं। मैं जनता की आवाज उठाने के लिए यहां पर बैठा हूं, मैं किसी पार्टी का सहयोग करने के लिए नहीं बैठा हूं। आप अपनी बात रख सकते हैं, आप मनीष जी अपनी बात रख सकते हैं। शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक अगर आप हमें समय दे दें कांग्रेस को, विपक्ष को, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जो जनता के मूलभूत सवाल है वो वापस खड़े हो जाएंगे। आप किसी टाइम टीवी चैनल मैं जनता की आवाज उठा सकता हूं सर, मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता हूं इस चैनल पर। कुछ नहीं हो रहा उसके ना ना ये चैनल प्रचार करने के लिए, किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए बना है। हम आवाज उठाते, जनता की आवाज उठाते हैं। जो पार्टी सत्ता में अगर वो कुछ गलत कर रही तो उस चीज को हम प्रमुखता से दिखाते हैं। बिल्कुल। और आप बोल रहे हैं कि 2019 में अगर मीडिया ने आपका साथ दे दिया होता, मीडिया क्यों आपका साथ देती है और मीडिया को आप दोषी ठहरा रहे हैं इसमें? आप अपने ऊपर ले रहे हैं खाली, मैं अधिकांश मीडिया की बात कर रहा हूं। मैं आपका खुला मौका दिया आपको बोलने के लिए, आप कुछ भी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। मैंने आपसे ये पूछा कि पलायन है, पलायन हो रहा अभी भी उत्तराखंड में, तमाम गांव खाली हो रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई, इसमें 1000 से ऊपर गांव खाली हो गए। खूब आए खड़ी है, पलायन हो रहा है, रोजगार है नहीं, युवा लाठी खा रहे हैं, कोई प्रदर्शन करते हैं युवा लाठी खाते हैं, तत्काल पुलिस नौकरी तो देती। अच्छा मनीष जी, आप लोगों को मौका तो मिलता है सदन में बोलने का, सदन में आप लोग इस चीज को क्यों नहीं उठाते? वहां पर सदन किस लिए है? सारे मुद्दे उठा रहे हैं। आपने अभी परसों ही देखा एक मुद्दा उठाया, 11 तारीख को हम लोग फिर किसानों की आवाज हड़ताल में उठाने वाले हैं। हमारा 3 दिन का जो अभी हमारा अंकिता भंडारी प्रकरण पे जो कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस का जारी हो गया है, हम लोग जनता के बीच में कंटिन्यूअस है, परंतु भारतीय जनता पार्टी को सही सवालों से भागने का मौका मिल जाता है, क्योंकि उनके पास धन बल बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं आप बुरा मत मानिएगा कि मीडिया भी उनका विपक्ष से ज्यादा उनका साथ देता है। ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए अवधेश नौटियाल जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। अवधेश नौटियाल जी, आपको क्या लगता है, उत्तराखंड से तो आप बहुत बारीकी से वाकिफ हैं और समझते हैं उत्तराखंड को, इस बार क्या लगता है, माहौल क्या लग रहा है? बीजेपी तो फिर कह रही कि हम भैया हैट्रिक मारने वाले हैं और इस बार वोट परसेंटेज भी बढ़ाकर लेकर आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस बार कुछ नहीं होने वाला उनका। देखिए सत्यम जी, शुक्रिया आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया। दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है और लंबे समय से दोनों ही इस चीज को देख रहे हैं। अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में यहाँ पर लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की है। 5 साल पहले भी। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाह रहा हूं, माफी भी चाहता हूं अवधेश जी। आपने एक चीज बोली कि बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की है, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड मजबूत हुआ है? उत्तराखंड के लोग मजबूत हुए हैं? क्या पलायन रुक पाया है? क्या उत्तराखंड में रोजगार का जो मुद्दा रहता है उसमें कुछ इजाफा हो पाया है? लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? ये भी आप बताएंगे। नहीं, बिल्कुल। अभी वो स्थितियां तो नहीं आई है कि एकदम से बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन, बहुत क्रांतिकारी चीजें को देखने को मिल रहा हो। लेकिन अगर रोजगार की बात करूं, जो ज्यादातर लोग मानते हैं कि रोजगार केवल सरकारी नौकरियां ही रोजगार को बहुत सारे लोगों ने मान लिया है, तो पिछले 2 सालों में आंकड़े बढ़े हैं पहले के मुकाबले। जो भले ही तमाम जो नकल अध्यादेश कानून लागू करना पड़ा, कई पेपर जो है नकल के कारण जो है बाधित हुए, लेकिन अगर पुराने आंकड़े अगर हम उठा के देखें, जब से इन लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ या जो यूकेएसएससी का गठन हुआ, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का उत्तराखंड, तो उसके बाद से पिछले 2 सालों में तो रोजगार की स्थिति पिछले सालों के मुकाबले बेहतर हुई है। लेकिन तमाम जो मुद्दे आज भी वही है, जो स्वास्थ्य, जो आप मुद्दे कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो एक
थी वो अब जाकर बन रही है, यानी कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो धीरे धीरे हो रही हैं। अभी इतनी तेजी से उत्तराखंड में बदलाव देखने को तो नहीं मिला है, स्थितियां वही हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। वो जो आपका सवाल था, बिल्कुल जो आपने कल भी परसों भी पलायन का मुद्दा उठाया था, तो उसमें आपने पूरी हकीकत बयान की थी उत्तराखंड की। तो देखिए पलायन का दंश तो बहुत उत्तराखंड इससे बहुत झेल रहा है। मनीष जी सुन लीजिए, मनीष जी इस चीज को सुनिए। मनीष जी थोड़ा आप जो अवधेश जी आप बोल रहे हैं, सुन रहा हूँ जी बोलिए मनीष जी। तो बिल्कुल अभी अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी इसलिए भारी पड़ती है क्योंकि बीजेपी के साल भर कार्यक्रम चलते रहते हैं। बीजेपी की जो संगठन जो क्षमता है वो कांग्रेस के मुकाबले कहीं बेहतर है, क्योंकि बीजेपी तमाम चीजों को लेकर बूथ लेवल से लेकर और जो राष्ट्रीय लेवल तक लगातार उसके साल भर कार्यक्रम तमाम चीजें चलती रहती हैं। अगर अभी पिछले कई बड़े मुद्दे थे जो कांग्रेस उत्तराखंड में, चाहे वो अभी अंकिता भंडारी का मुद्दा बड़े भाई मनीष जी ने उठाया, तमाम कई और भी मुद्दे थे, बेरोजगारी का तमाम चीजें। लेकिन जो कांग्रेस की जो परिपाटी, क्योंकि यहाँ पर जो नेता है अलग अलग हो गए हैं। पहले हरीश, क्योंकि कुछ टाइम से हरीश रावत जी स्वास्थ्य कारणों से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो वो एक बड़ा नाम थे उत्तराखंड में, उनके साथ सब लोग चलते थे तमाम चीजें। लेकिन जब से हरीश राव जी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो सेकंड लीडरशिप है वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाई। सेकंड लीडरशिप में हर कोई अलग अलग गुटबाजी में लगा हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को उत्तराखंड में नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि बीजेपी का कहीं ना कहीं जो दिल्ली से जो डंडा चलता है उसके कारण बीजेपी हमेशा एकजुट रहती है। तमाम कार्यक्रम साल भर चलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलना, ये अब आप देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी के कई कार्यक्रम उत्तराखंड में हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का अभी कार्यक्रम, कांग्रेस के अभी इन कार्यक्रम बहुत दूर की कौड़ी है। तो कहीं ना कहीं मनीष जी, कहीं ना कहीं सब ये रहता है कि जो कार्यक्रम, जो कार्यकर्ताओं को बांधने के लिए कार्यक्रम सत्यम जी होते हैं वो होते रहने चाहिए, जिससे ताकि चीजें हों। और जो जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, हम कोई भी हमारा नेता है, चाहे अब वो किसी को भी नेता बनाएगा, चाहे करण मेहरा जी हो, तो हम सबको, चाहे वो गणेश गोदियाल जी हो, प्रीतम सिंह जी हो, तमाम लोगों को उनके नेतृत्व में काम करना ही होगा। तो कहीं ना कहीं जो एक साथ लोग कांग्रेस के नहीं जुड़ते उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है, क्योंकि कार्यकर्ता तो काम करना चाहता है, लेकिन जो ऊपर की लीडरशिप जो खेमों में बैठी है उसका नुकसान कांग्रेस को होता है। ठीक है संजीव जी, डबल इंजन की सरकार मतलब 2 इंजन जिस रफ्तार से चलनी चाहिए, क्या आपको लगता है उस रफ्तार से उत्तराखंड में दौड़ रहे हैं और विकास के कार्य कर रहे हैं? पलायन एक मुद्दा है उत्तराखंड में जो अभी भी नहीं सुलझा है, बेरोजगारी, महंगाई। प्रश्न क्या आशीष जी आपने? मैं कह रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में, लेकिन जिस तरीके से डबल इंजन बोला जाता है उतनी रफ्तार में ट्रेन दौड़ नहीं रही उत्तराखंड में विकास की, पलायन लगातार जारी है। आशीष जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, एक बार आप उत्तराखंड आइए और धरातल पर जब आप देखेंगे आपको स्वयं दिखाई देगा। पहले हम हल्द्वानी जाते थे तो 10 घंटे से 12 घंटे लगते थे। सर अल्मोड़ा की मैं बात कर लूं, अल्मोड़ा में ऐसी कई जगह हैं जहां पर 80% लोगों ने अपने गांव खाली कर दिए हैं। श्रीमान जी, मेरे 75 करीब 95% जो जमीन यहाँ पर है वो बंजर पड़ी है। मेरा वक्त ठीक है बात रखिए सर, फिर अपनी बात जरूर रखिएगा। मैंने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस समय उत्तराखंड में हुआ है और तमाम पूरे देश में हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से अछूता नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को विकास दिखाई नहीं देता क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार नेगेटिविटी की राजनीति करती है। इनके पास बोलने को कुछ नहीं है, इन्होंने कभी इस पर विकास किया नहीं है, विकास इनको करना आता नहीं, विकास इनको भाता नहीं। और जब भी जनता के बीच जाते हैं तो नेगेटिविटी के मुद्दे पर जाते हैं, और यही कारण है कि 2022 में भी जनता ने बुरी तरह से इनको बाहर का रास्ता दिखाया, इनको नकारने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी जो काम चुनाव के बाद करती है वो काम इन्होंने पहले आरंभ कर दिया है। जैसे ईवीएम के ऊपर सवाल उठाना, जब ये लोग हारते हैं और मुखी खाते हैं तो उसके बाद ये नहीं सर, ईवीएम के ऊपर ये घिसी पिटी बातें सर हर बार होती हैं, हर डिबेट में होती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखिए उत्तराखंड की इस डिबेट को तमाम युवा देखते हैं और मैं आपसे सीधा सवाल मैंने किया कि उत्तराखंड में डबल इंजन की अगर सरकार है तो विकास को लेकर क्या कर रही है, युवाओं को लेकर क्या कर रही है, पलायन रोकने के लिए क्या कर रही है? आप उस पर जवाब दीजिए। कितनी नौकरियां दी गई अभी तक?
उत्तराखंड के युवाओं को? इनसे 5 उपलब्धियां पूछ लीजिए, केंद्र सरकार की, इनकी सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, वो बता नहीं पाएंगे 5 उपलब्धियां भी है। तो मैं सोचता हूँ ऐसे इस तरह की बातें करने से कांग्रेस पार्टी स्वयं ही जनता से दूर होती जा रही है और जनता इनको लगातार नकारती जा रही है। ठीक है सर, नकार रही ठीक है, बट आप ये तो बताएं ना कि आपने जनता के लिए क्या किया, जिस जनता ने आपसे विश्वास जताया है। पार्टी के पास है और अभी भी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और इससे बड़े बहुमत के साथ और बड़े अंतर के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी के पास 500 की 500 सीटें पुनः आने वाली हैं। संजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देख रही संजीव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बताएं। संजीव जी देखिए, 5 सीटें किसके पास है किसके पास नहीं, ये ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जनता ने जो आपसे विश्वास 2014 से लगाया है, जो आपसे उम्मीदें की हैं, क्या आप उस पर खरे उतर पा रहे हैं? आज उत्तराखंड का आपसे युवा जानना चाहता है कि आपने युवाओं के लिए क्या किया। पलायन जो मुद्दा है, पलायन को लेकर सरकार क्या कर रही, जरा बताइए, उस चीज को रखिए जनता के सामने, रखिए। इसके बाद मनीष जी के पास मैं पहुंचता हूं। जितनी सरकारी नौकरियां मिली पिछले 1 वर्ष में उससे कहीं ज्यादा नौकरी, कितनी सरकारी नौकरियां मिली सर? काउंट बताइए, एक अंक बताइए। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में दी गई और यह आंकड़ा लगभग 10,500 का आंकड़ा बनता है। और मैं सोचता हूँ अब यदि पिछले 22 सालों का आंकड़ा उठा के देखते हैं तो 22 सालों में इतनी नौकरियां नहीं दी गई जितनी 1 साल में सरकारी नौकरियां दी गई। जहां तक आप पलायन की बात करते हैं तो पलायन को रोकने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। हमारी होम स्टे योजना इतनी कारगर साबित हुई है जहां पर व्यक्ति अपने गांव, अपने घर, अपनी चौपाल में ही रोजगार प्राप्त कर रहा है। न केवल रोजगार प्राप्त कर रहा है बल्कि अपने साथी को भी वही रोजगार दे रहा है। जिस तरह जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि जॉब सीकर मत बनी बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में आए, तो होम स्टे योजना। ठीक है मनीष जी, मनीष कर्णवाल जी, जो संजीव जी कह रहे हैं, क्या इन तमाम चीजों से पलायन रुकेगा? संजीव जी की जानकारी में थोड़ी ठीक कर दूं कि होम स्टे योजना इनके द्वारा शुरू नहीं की गई है, वो हरीश रावत जी के द्वारा शुरू करी गई थी। और अभी आपने देखा होगा कि हमारे एक नेता गणेश गोदियाल जी ने, पूर्व अध्यक्ष ने, अपने पुत्र की शादी की थी अपने गांव में जाकर जी। उसके बाद मोदी जी को आकर ये कहना पड़ा कि डेस्टिनेशन वेडिंग का हब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल नाम चोरी और काम चोरी में विश्वास रखती है। अपना विजन इन लोगों के पास नहीं है। अगर आप इनसे पूछेंगे कि इनके 8 सांसद हैं, 5 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के, अगर इन 8 सांसदों की 8 उपलब्धियां बता दें, कोई केंद्र पोषित योजना नई जो लेकर आए हो, कोई एम्स लाए हो, कोई अस्पताल लाए हो, कोई यूनिवर्सिटी लाए हो, पिछले 10 सालों में अगर ये कोई एक काम किया हो इनके 8 सांसदों ने किसी पूरे उत्तराखंड में, तो आप मुझे उसकी इनसे जानकारी दिलवा दीजिए। अब 5-5 उपलब्धियां बतवा दीजिए कि इन्होंने 5 उपलब्धियां राज्य सरकार की है, 5 उपलब्धियां केंद्र सरकार की है। 4 धाम यात्रा मार्ग को ये ना कहें कि 4 धाम यात्रा मार्ग हमारा है, जो मोदी जी ऑल वेदर रोड के नाम पे कहते हैं, वो भी 4 धाम यात्रा मार्ग है, वो भी हरीश रावत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार शुरू करवा के गई थी। ठीक है सर, समय की कमी, अवधेश जी के पास मैं जाता हूं। सर मनीष जी, ठीक है, अवधेश जी देखिए, अगर मैच भी होता है या फिर कोई खेल होता है तो जीत हार लगी रहती कि कोई ना कोई जीतता है और कोई ना कोई हारता है। इस बार भी दावे किए जा रहे हैं कि हम 5 सीट पर आने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हम 5 सीटों पर आने वाले हैं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, जीत हार तो लगी रहती है, क्या जनता का विकास, क्या उत्तराखंड का विकास हो रहा है? उत्तराखंड बदल रहा है हकीकत में? देखिए, जो उत्तराखंड बदलना चाहिए था वो मुझे बहुत धीरे धीरे से बदलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हमें उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि 23 सालों में जो दीर्घकालीन नीतियां बननी चाहिए थी उसका कहीं ना कहीं अभाव रहा। और इसमें मैं कहूंगा कि जो हमारी जनता है, क्योंकि जनता ने भी हर 5 साल में सरकार बदल दिया। कोई सरकार आती है तो अपनी योजनाएं और नीतियां लेकर आती है, जब तक वो योजनाएं फलीभूत होती है तब तक अगली सरकार आ जाती है। अब जब अगली सरकार आती है तो उसकी अपनी नीतियां और अपनी कार्य योजनाएं होती है, जब तक वो उन कार्य योजना पर काम करती है तब तक फिर सरकार बदल जाती है। तो अब इस बार जो है जनता ने एक ही सरकार को दोबारा मौका दिया है, क्योंकि पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार थी और फिर जनता ने दोबारा से बीजेपी को मौका दिया है। तो इस बार हमें उम्मीद है कि जो बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 साल में अपनी योजनाएं शुरू की थी, क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, तो इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि शायद बीजेपी कुछ ना कुछ जनहित में कुछ ना कुछ योजनाओं को दीर्घकालीन रूप से उतार सके, ताकि जो उत्तराखंड का युवा है, भले उसे सरकारी नौकरी हम सभी को नहीं दे सकते, लेकिन वो स्वरोजगार से जुड़े, जो गांव का प्लान हो वो कम हो, स्थानीय लेवल पर भी रोजगार मिले, जो हमने इतना बड़ा कराया है, इतने हमने
ठीक है सर, समय की कमी माफी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में अब बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही हैं। कल देहरादून में बीजेपी के तमाम नेताओं की बैठक हुई है और उसमें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। पिछली बार बीजेपी को उत्तराखंड में 65% वोट मिला था, लेकिन इस बार 10% आगे लेकर चल रहे हैं, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 सीटें जीतने का दावा भी कर रही है। इसके साथ वोट प्रतिशत भी बीजेपी को 75% चाहिए, जिसको लेकर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता अभी से जनता को लुभाने के लिए जुट गए हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।